इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। देश भर से प्रकाशित आज के हिंदी समाचार पत्रों में विविध विषयों पर संपादकीय लेख लिखे गए हैं। प्रमुख समाचारों ने मुख्य पृष्ठ पर स्थान पाया है। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे पंजाब और हरियाणा के किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत की खबर आज के सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है। हरिभूमि की सुर्खी है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए दिल्ली में प्रवेश की अनुमति। पंजाब केसरी के शब्द हैं कि किसानों को दिल्ली में एंट्री। वहीं अमर उजाला ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान को प्रमुखता दी है। सरकार कृषि कानूनों पर भ्रम दूर करने और चर्चा के लिए तैयार। पीछे छूटा इकोनॉमी का सबसे खराब दौर। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान अर्थव्यवस्था में सिर्फ 7.5% की गिरावट दर्ज की गई। दैनिक जागरण ने इसे प्रमुखता देते हुए लिखा है, कृषि सेक्टर ने दिया सबसे ज्यादा संबल। वहीं जनसत्ता लिखता है, दूसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर दौड़ी अर्थव्यवस्था। बकौल दैनिक भास्कर, कारखानों से राष्ट्र निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग में 0.6% की ग्रोथ। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी उठा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निजीकरण के बाद भी जारी रहेगी LPG सब्सिडी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ये बयान हिंदुस्तान के बिजनेस पन्ने पर है। भारत में बनेगी रूसी कोरोना वैक्सीन की 10 करोड़ डोज। इसे देते हुए राष्ट्रीय सहारा लिखता है, रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष RDIF और भारतीय दवा कंपनी हेट्रो के बीच अहम करार। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ की मुंबई महानगर पालिका BMC की कार्रवाई को अवैध ठहराने संबंधी बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। कोर्ट ने कहा, गलत इरादे से तोड़ा गया कंगना का दफ्तर, मुआवजा मिलेगा। फैसले को अभिनेत्री ने बताया लोकतंत्र की जीत। भारी बस्ते का बोझ ढो रहे स्कूली बच्चों के लिए राहत भरी खबर राजस्थान पत्रिका में है। पत्र के अनुसार बच्चों को महीने में 10 दिन बस्ता स्कूल नहीं लाना होगा। नई शिक्षा नीति में सरकार का स्कूलों में बस्ता रहित दिनों को बढ़ावा देने पर जोर। बड़ा बदलाव शीर्षक से पंजाब केसरी ने खबर दी है, अगले साल से मातृभाषा में होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर दैनिक भास्कर ने समाचार दिया है, 2021 में कुंभ आयोजन 4 के बजाय 2 माह का होगा। सजा और सवाल, इस शीर्षक से जनसत्ता का अपने संपादकीय में लिखना है कि मुंबई पर आतंकी हमले के 12 साल बाद भी असल गुनहगारों के खिलाफ पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं कर खुद ही इस बात का प्रमाण दे दिया है कि वो हमले के आरोपियों को बचा रहा है। जाहिर है ये हमला उसी ने करवाया था, इसलिए गुनहगारों को बचाना उसकी मजबूरी भी है। वरना क्या कारण है कि मुंबई हमले को अंजाम देने वाले सलाखों के पीछे नहीं हैं। शुरू में तो पाकिस्तान इस हमले में अपना या अपने किसी नागरिक का या अपनी जमीन पर मौजूद किसी भी आतंकी संगठन का हाथ होने से साफ इनकार करता रहा था। लेकिन जैसे जैसे जांच तेज हुई और भारत ने पाकिस्तान को पुख्ता सबूत सौंपे और उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनना शुरू हुआ, तब कहीं जाकर वो हरकत में आया। लेकिन आज स्थिति ये है कि किसी भी आतंकी के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिससे ये संदेश जाए कि पाकिस्तान मुंबई हमले के गुनहगारों पर कड़ा शिकंजा कस रहा है। ये कोई छिपी बात नहीं है कि भारत में अब तक जितने भी आतंकी हमले हुए हैं वे लगभग सभी पाकिस्तान सरकार के इशारे पर ही हुए हैं। इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि मुंबई हमले के आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से लगातार संपर्क में थे। हमले की गहन जांच के बाद भारत ने साल 2009 में पाकिस्तान को अकाट्य सबूतों और सभी आतंकियों के DNA के साथ जो दस्तावेज सौंपे थे उनको आधार मानकर यदि पाकिस्तान सरकार ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ हमले के आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती तो सारे गुनहगार आज सलाखों के पीछे होते। लेकिन सच्चाई ये है कि आतंकी संगठनों के सरगना पाकिस्तान सेना और ISI के संरक्षण में है। पाकिस्तानी अदालतों ने भारत के सबूतों को आधा अधूरा बताकर खारिज कर दिया। दिखावे के लिए पाकिस्तान सरकार ने एक जांच आयोग बनाया भी था, लेकिन इस आयोग ने क्या किया कोई नहीं जानता। हालांकि पाकिस्तान की जांच एजेंसियों ने मुंबई हमले की साजिश में लश्कर के आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी सहित 12 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें लखवी को बाद में जमानत मिल गई थी। मुंबई हमले का असली साजिशकर्ता तो अमरीकी मूल का पाकिस्तानी नागरिक आतंकी डेविड हेडली है, जो अभी अमेरिका के कब्जे में है। अमेरिका ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वो मुंबई हमले के सभी आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कोशिश करेगा और हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों की सूचना देने वालों को $50 लाख का इनाम देगा। लेकिन अमेरिका का ऐसा वादा किसी बेमानी कवायद से कम नहीं है। अगर अमेरिका की नीयत वाकई साफ है
तो वो पहले हेडली को भारत के हवाले करे और फिर जैश और लश्कर के आतंकी सरगनाओं को भारत को सौंपने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाए। मुंबई हमले के गुनहगारों को असली सजा तो तभी मिलेगी जब उनके खिलाफ मुकदमे भारत में चलेंगे। संक्रमण का दायरा शीर्षक से दैनिक हिंदुस्तान का अपने संपादकीय में कहना है कि कुछ संक्रामक रोग ऐसे होते हैं जिनके दुष्प्रभाव में आने के बावजूद कुछ लोगों को पता नहीं चलता है। कोरोना वायरस के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने 16,000 लोगों के बीच सितंबर में एक सीरोलॉजिकल सर्वे किया था। सर्वे के अनुसार राज्य में 5 में से 1 व्यक्ति के शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी को विकसित पाया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि कुल 16,000 नमूनों में से 3,536 में एंटीबॉडी की मौजूदगी मिली है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के 22.1% लोग कोरोना के दायरे में आ चुके हैं। खास बात यह है कि 4 सितंबर को अधिकतम कोविड-19 मामलों वाले 11 जिलों में ये नमूने एकत्र किए गए थे। प्रत्येक जिले से 1,450 नमूनों को परीक्षण के लिए इकट्ठा किया गया था। ये जिले हैं मेरठ, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, बागपत और आगरा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ऐसे संक्रमण की आशंका चिंता जताती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ प्रदेश में विशेष सावधानी की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार को संक्रमण फैलने से रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराना होगा। मास्क पहनने, नियमित अंतराल पर हाथ धोने और शारीरिक दूरी बनाए रखने की जरूरत बढ़ गई है। सीरो सर्वे के आधार पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सितंबर महीने में ही उत्तर प्रदेश में मोटे तौर पर कुल 23 करोड़ लोगों में से करीब 5 करोड़ तक कोरोना का असर पहुंच चुका था। ये स्थिति सितंबर महीने की है और नवंबर में संक्रमण की संख्या बढ़ी होगी। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि वायरस के संपर्क में आने वालों की संख्या नवंबर तक कई गुना बढ़ गई होगी। सीरो सर्वे से चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है कि दुनिया में 5 करोड़ से अधिक आबादी वाले देशों की संख्या गिनी चुनी है, जबकि 5 करोड़ से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में संक्रमण के दायरे में आ चुके हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात की तुलना में उत्तर प्रदेश में चिकित्सा तंत्र पर्याप्त चाक चौबंद नहीं है, इसलिए यहाँ संक्रमण से बचाव ही सर्वश्रेष्ठ तरीका है। सीरो सर्वे से खतरे का अंदाजा लगता है। आज भी बहुत से लोग ये समझते हैं कि उन्हें कोरोना नहीं छुएगा, पर सीरो सर्वे संकेत है कि अब तक 10 करोड़ लोगों को कोरोना छू गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं। संक्रमित हुए ज्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं चला, तो ये सौभाग्य की बात भले हो पर खुशी की बात कतई नहीं है। सबकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होती है और बचाव के उपायों से खिलवाड़ करते हुए अपने शरीर की क्षमता को जोखिम में डालना उदासीनता ही नहीं, समाज के प्रति अपराध भी है। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। लीजिए सुनिए सामयिक वार्ता। आज की सामयिक वार्ता का विषय है भारत बहरीन संबंध मजबूती की ओर। आलेख डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सिर कमर का है और अनुवादक तथा वाचक है हर्षवर्धन। भारत ऐतिहासिक संबंधों, द्विपक्षीय व्यापार और जनमानस संपर्क के आधार पर एक छोटे द्वीपीय राष्ट्र बहरीन के साथ मजबूत वाणिज्यिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंध साझा करता है। हालांकि आकार में छोटा ये देश रणनीतिक रूप से खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, परंतु क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहरीन अरब खाड़ी मॉडल के विकास का भी अग्रणी है। भारत ने बहरीन के साथ हमेशा मजबूत राजनयिक और वाणिज्यिक संबंध बनाए रखे हैं। पेट्रोलियम और अन्य वस्तुओं के द्विपक्षीय व्यापार के अलावा इस देश में लगभग 3 लाख भारतीय प्रवासी निवास करते हैं, जिन्होंने वहां के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और स्थानीय समुदायों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। अगस्त 2019 में इस द्वीपीय राष्ट्र का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। भारत और बहरीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बल देने के अपने प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री को बहरीन ऑर्डर प्रथम श्रेणी शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा द्वारा प्रदान किया गया था। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने इसरो और बहरीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष और विज्ञान एजेंसी NSSA के बीच सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के साथ बहरीन सहयोग के लिए 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनसे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिली है। भारत और बहरीन ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने के लिए भी प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
प्रधानमंत्री मोदी और शाह हमद ने अप्रैल 2020 में टेलीफोन पर बातचीत की और सहमति व्यक्त की कि उनके अधिकारी नियमित रूप से संपर्क में रहेंगे और कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए एक दूसरे को हर संभव सहायता सुनिश्चित करेंगे। बहरीन भी उन पहले देशों में शामिल था जहां भारत ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के निर्यात को स्वीकृति दी थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस सप्ताह बहरीन की यात्रा आरंभ की। ये उन कुछ द्विपक्षीय यात्राओं में से एक है जिन्हें विदेश मंत्री ने हाल ही के महीनों में पूरा करने का निर्णय लिया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं और बैठकें कोविड-19 से बाधित हुई हैं। याद रखने वाली बात यह है कि विदेश मंत्री के रूप में बहरीन के लिए डॉक्टर जयशंकर की ये पहली यात्रा है। हालांकि वे एक राजनयिक के रूप में अपने लंबे करियर के दौरान अरब खाड़ी देशों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के नेतृत्वकर्ताओं के रूप में कोई नए व्यक्ति नहीं हैं। ये 2 दिवसीय यात्रा कई कारणों से महत्वपूर्ण है। ये यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में सहायता करेगी, विशेष रूप से जब दुनिया कोविड-19 महामारी से निर्णायक रूप से लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। पूरा विश्व इस महामारी के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक प्रकोपों से उबरने और कोविड के बाद की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों में भी लगा हुआ है। बहरीन में अपने समकक्ष डॉक्टर अब्दुल्ला लतीफ बिन रशीद अल ज़ायनी के साथ चर्चा के दौरान दोनों पक्ष रक्षा और समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश, बुनियादी ढांचा, IT, आर्थिक तकनीक, फिनटेक, स्वास्थ्य, हाइड्रोकार्बन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में ऐतिहासिक भारत बहरीन संबंधों को और मजबूत बनाने पर सहमत हुए। डॉक्टर जयशंकर ने आने वाले महीनों में होने वाली तीसरी भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री को नई दिल्ली आने के लिए आमंत्रित किया। इस यात्रा से भारत को क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बदलते हुए खाड़ी क्षेत्र के साथ अपनी बढ़ती साझेदारी में सहायता करने की आशा है। इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात का निर्णय, जिसका भारत द्वारा स्वागत किया गया, एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रम है। नई दिल्ली बदलती क्षेत्रीय गतिशीलता के प्रति सजग है और क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता की दिशा में आंदोलन का समर्थन करता है। विदेश मंत्री ने बहरीन के युवराज सलमान बिन हमद अल खलीफा, उप सर्वोच्च कमांडर और वहां के प्रधानमंत्री से भी भेंट की और पूर्व प्रधानमंत्री राजकुमार खलीफा बिन सलाम अल खलीफा के दुखद निधन पर गंभीर संवेदना व्यक्त की। भारत बहरीन संबंधों को मजबूत करना और बहरीन में भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने बहरीन में भारतीय समुदाय के नेताओं के साथ एक वर्चुअल बैठक की और मनामा में 200 साल पुराने श्रीनाथ जी अर्थात श्री कृष्ण मंदिर का दौरा किया, जो भारत और बहरीन के बीच ऐतिहासिक संबंधों और लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रमाण है। भारत और बहरीन ऐतिहासिक संपर्क, व्यापार, आर्थिक और राजनयिक संबंधों के सहस्राब्दियों और एक बढ़ते राजनीतिक, सुरक्षा और रक्षा सहयोग के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंधों को साझा करते हैं। दोनों देशों का क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और समृद्धि के प्रति एक साझा दृष्टिकोण है और डॉक्टर जयशंकर की यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाएगी। ये यात्रा पारस्परिक हितों के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के लिए भी एक मंच तैयार करती है। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का YouTube कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।